क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में वो हासिल कैसे कर लेते हैं जो बाकियों को असंभव लगता है? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं जहां हालात उन्हें गिरा देते हैं? क्या इनके पास कोई जादुई ताकत है या फिर इन्हें अपने अंदर की वो शक्ति मिल गई है जो ज्यादातर लोग ढूंढ ही नहीं पाते? दोस्तों, जिंदगी में इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें असल में इम्पॉसिबल नहीं होती। हमारी सोच, हमारे डर और हमारे सीमित विश्वास उन्हें इम्पॉसिबल बना देते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग की असली शक्ति को समझ लें, अगर आप अपने ब्रेन और बॉडी को साइंटिफिकली ट्रेन करना सीख जाएं, तो इम्पॉसिबल धीरे धीरे आपका नया नॉर्मल बन सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो बताती है कि असंभव को हासिल करने के पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। यह किताब है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, जिसे लिखा है स्टीवन कॉटलर ने, और इसमें बताया गया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की छिपी हुई क्षमता को जगाकर पीक परफॉर्मेंस की अवस्था तक पहुंच सकता है। तो अगर आप यह समझना चाहते हैं कि ग्रेटनेस कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक ट्रेनेबल स्किल है, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इम्पॉसिबल को साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल बनाया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो प्रिंसिपल्स जानेंगे जो हर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर अपनाता है, चाहे वो एथलीट हो, साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वह जर्नी जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देगी। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। चैप्टर 1, द पॉसिबिलिटी माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे काम कैसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर बाकी दुनिया कहती है ये तो नामुमकिन है? क्यों कुछ लोग वो हासिल कर लेते हैं जो आम इंसान सोचने से भी डरते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत होती है या वो बस दुनिया को हमसे अलग नजर से देखते हैं? लेखक स्टीवन कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच की एक सीमा है। हर वो चीज जो आज पॉसिबल लगती है, हवाई जहाज उड़ाना, स्पेस में जाना या इंटरनेट बनाना, कभी किसी के लिए इम्पॉसिबल थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने उस सीमा को चुनौती दी, किसी ने कहा क्यों नहीं, और यहीं से शुरू हुई असंभव को संभव बनाने की कहानी। असल में हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी रुकावट भी। जब हम किसी गोल को नामुमकिन मान लेते हैं तो हमारा ब्रेन उसी वक्त सॉल्यूशन ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं शायद ये किया जा सकता है, तो दिमाग अपने आप नए रास्ते तलाशने लगता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान किसी मुश्किल चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं जो क्रिएटिविटी, फोकस और कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देते हैं। कॉटलर इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी माइंडसेट, एक ऐसा नजरिया जहां इंसान सीमाओं को नहीं बल्कि संभावनाओं को देखता है। जब आप इस माइंडसेट में होते हैं तो हर असफलता सीख बन जाती है, हर डर एक चैलेंज में बदल जाता है और हर बाधा आपको आगे बढ़ाने का जरिया बन जाती है। इस माइंडसेट की नींव 4 सरल लेकिन गहरी चीजों पर टिकी है: क्यूरियोसिटी, पैशन, पर्पस और परसिस्टेंस। क्यूरियोसिटी यानी वो जिज्ञासा जो सवाल उठाती है, क्यों नहीं? यह आपको एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। जब ये जिज्ञासा किसी दिशा में गहराई पकड़ती है, वो बन जाती है पैशन, वो फ्यूल जो आपको रुकने नहीं देता। जब वो पैशन किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है, वो बन जाता है पर्पस, वो डायरेक्शन जो हर कठिनाई को अर्थ देती है। और जब रास्ता मुश्किल हो जाता है तो काम आती है परसिस्टेंस, वो जिद जो कहती है चाहे जितना वक्त लगे मैं हार नहीं मानूंगा। ये चारों मिलकर हमारे भीतर की इम्पॉसिबल एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। यही वो फॉर्मूला है जिसने हर महान उपलब्धि को जन्म दिया है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को साइंटिफिकली इस तरह ट्रेन करना है कि वो हर सिचुएशन में सॉल्यूशन देखने की आदत डाल ले। क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं कि ये किया जा सकता है, तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल कोई दीवार नहीं, एक दरवाजा है, और जो इंसान उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत रखता है
वो वही होता है जो दुनिया बदल देता है। हर इम्पॉसिबल जर्नी की शुरुआत इसी माइंडसेट से होती है। लेकिन अब सवाल यह है, जब हम इस पॉसिबिलिटी माइंडसेट को अपनाते हैं तो वो कौन सी अवस्था होती है जहां इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, जहां हर मुश्किल आसान लगने लगती है, हर चैलेंज फ्लो में बदल जाता है। चैप्टर 2, द फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि वक्त का एहसास ही खत्म हो गया हो, जहां हर चीज एफर्टलेसली चल रही हो, जहां आप अपने काम से इतने जुड़ गए हों कि बाकी दुनिया जैसे रुक गई हो? यही है वो अवस्था जिसे स्टीवन कॉटलर कहते हैं, फ्लो स्टेट। फ्लो वो कंडीशन है जहां आपका ब्रेन और बॉडी परफेक्ट सिंक में काम करते हैं, जहां आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना डर, बस प्योर फोकस और एंगेजमेंट के साथ। लेखक कहते हैं, फ्लो इज द स्टेट वेयर इम्पॉसिबल बिकम्स इनएविटेबल। यानी यही वो पल होता है जब इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि फ्लो होता कैसे है? फ्लो कोई जादू नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप किसी मीनिंगफुल गोल में गहराई से इन्वॉल्व होते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ खास न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एनेंडामाइड, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन। ये केमिकल्स मिलकर आपके फोकस को तेज करते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपको ऐसी क्लैरिटी देते हैं जहां हर कदम सही दिशा में लगता है। फ्लो में आने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी होती हैं। पहली, आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरी, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलना चाहिए ताकि आपका ब्रेन तुरंत जान सके कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। और तीसरी, चैलेंज और स्किल का बैलेंस होना चाहिए। अगर टास्क बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत मुश्किल है तो एंजाइटी बढ़ जाएगी। फ्लो तभी आता है जब काम इतना कठिन हो कि आपको अलर्ट रखे, लेकिन इतना भी कठिन ना हो कि आप हार मान लें। फ्लो के दौरान आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग चैप्टर अस्थायी रूप से शांत हो जाता है। इससे सेल्फ डाउट और फियर दोनों फेड हो जाते हैं। आप बस काम में पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए टॉप एथलीट्स, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स अपने बेस्ट मोमेंट्स में इसी अवस्था में होते हैं। फ्लो में इंसान की प्रोडक्टिविटी 5 गुना तक बढ़ जाती है और क्रिएटिविटी 4 गुना से ज्यादा। लेकिन फ्लो सिर्फ काम के लिए नहीं होता, यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप किसी काम में मीनिंग ढूंढते हैं तो आप नेचुरली फ्लो में जाते हैं। इस अवस्था में मेहनत भी आनंद बन जाती है। आपकी अवेयरनेस इतनी गहरी हो जाती है कि छोटी छोटी चीजों में भी परफेक्शन नजर आने लगता है। फ्लो हमें यह एहसास कराता है कि हमारे अंदर वो शक्ति है जो हर असंभव काम को सहज बना सकती है। यह वो पल है जब हम कर रहे हैं से आगे बढ़कर हो रहे हैं की स्थिति में पहुंचते हैं, जहां आप काम नहीं करते, आप काम बन जाते हैं। लेकिन फ्लो को कायम रखना आसान नहीं है। फ्लो तक पहुंचना एक कला है और उसे मेंटेन करना एक साइंस। अब सवाल यह है, फ्लो को ट्रिगर कैसे किया जाए? कौन सी चीजें हमें बार बार इस अवस्था में ला सकती हैं? इसका जवाब है द मोटिवेशन कोड। चैप्टर 3, द मोटिवेशन कोड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक किसी एक गोल पर काम करते रहते हैं, बिना थके, बिना रुके, और आखिरकार वो हासिल कर लेते हैं जो बाकियों के लिए बस एक सपना बनकर रह जाता है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक सिस्टम होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो उन्हें हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ाता है। स्टीवन कॉटलर इसे कहते हैं द मोटिवेशन कोड। लेखक बताते हैं कि मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, यह 4 पावरफुल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, क्यूरियोसिटी, पैशन, पर्पस और परसिस्टेंस। और यही वो 4 इंजन हैं जो हर महान उपलब्धि के पीछे काम करते हैं। सबसे पहले आती है क्यूरियोसिटी, वो छोटी सी चिंगारी जो हमारे दिमाग में सवाल जगाती है। क्यों, कैसे, क्या होगा अगर? यही वो सोच है जो हमें एक्सप्लोर करने पर मजबूर करती है। क्यूरियोसिटी हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती है और बोर्डम को खत्म करती है। जब आप जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो आपको सीखने और समझने में खुशी देता है। यहीं से शुरू होती है मोटिवेशन की जर्नी। क्यूरियोसिटी जब गहराई पकड़ती है तो वो बदल जाती है पैशन में।
पैशन वो फ्यूल है जो आपको रात दिन काम करने पर मजबूर करता है, बिना किसी एक्सटर्नल पुश के। लेकिन सिर्फ पैशन काफी नहीं होता, क्योंकि बिना डायरेक्शन का पैशन आपको थका सकता है। इसलिए आता है तीसरा एलिमेंट, पर्पस। जब आपका पैशन किसी बड़े मकसद से जुड़ता है तो आपकी एनर्जी एक दिशा में बहने लगती है। पर्पस वो रीजन है जो हर कठिनाई के बीच आपको टिकाए रखता है। जब आप किसी चीज के पीछे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी मीनिंगफुल कॉज के लिए काम करते हैं तो आपकी मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाती है। और फिर आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा, परसिस्टेंस, यानी वो जिद जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि शुरुआत में क्यूरियोसिटी आपको आकर्षित करती है, पैशन आपको तेजी देता है, पर्पस आपको दिशा देता है। लेकिन जब हालात कठिन हो जाते हैं तो वही परसिस्टेंस आपको अंत तक पहुंचाती है। परसिस्टेंस का मतलब है हर असफलता से सीखना और हर गिरावट के बाद फिर से उठना। कॉटलर कहते हैं, मोटिवेशन कोई एक बार जलने वाली आग नहीं है, यह एक प्रोसेस है जिसे रोज जलाना पड़ता है। और इस प्रोसेस की शुरुआत क्यूरियोसिटी से होती है और अंत परसिस्टेंस पर। यही वो 4 लेयर्स हैं जो मिलकर आपकी एनर्जी को फ्लो की अवस्था तक ले जाती हैं। अब सवाल यह उठता है, जब मोटिवेशन का सिस्टम तैयार हो गया तो हमारा ब्रेन और बॉडी इस एनर्जी को पीक परफॉर्मेंस में कैसे बदलते हैं? कैसे एक इंसान अपने अंदर की बायोलॉजिकल मशीनरी को इस तरह एक्टिवेट कर सकता है कि वो हर चैलेंज को एफर्टलेस तरीके से संभाल ले? यही है अगला कदम, द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ पीक परफॉर्मेंस। चैप्टर 4, द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ पीक परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पलों में आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो? आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर होता है, बॉडी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड होती है और हर स्टेप अपने आप सही जगह पर फिट होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी इनविजिबल रिदम के साथ चल रहे हों। यह कोई मैजिक नहीं बल्कि साइंस है। स्टीवन कॉटलर इसे कहते हैं द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ पीक परफॉर्मेंस। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी लिमिट तक परफॉर्म करते हैं तो हमारे अंदर कुछ खास बायोलॉजिकल सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यह सिस्टम्स हमारे दिमाग और शरीर को एक पावरफुल मोड में डाल देते हैं, जहां हर सेल, एवरी मसल और हर थॉट एक ही डायरेक्शन में काम करने लगता है, परफॉर्मेंस की डायरेक्शन में। पीक परफॉर्मेंस के दौरान आपके ब्रेन में 5 प्रमुख न्यूरोकेमिकल्स का डांस चलता है, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स, एनेंडामाइड और सेरोटोनिन। डोपामीन आपको एक्साइटमेंट देता है और फोकस को तीखा करता है। नोरेपिनेफ्रिन आपको अलर्ट रखता है ताकि आप हर छोटी डिटेल पकड़ सकें। एंडोर्फिन्स पेन को डल करते हैं और आपको एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। एनेंडामाइड आपकी क्रिएटिविटी को खोलता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता बढ़ाता है। और सेरोटोनिन आपको सेटिस्फैक्शन और इमोशनल बैलेंस देता है। ये 5 केमिकल्स मिलकर आपके दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर में बदल देते हैं। फ्लो के दौरान यही केमिस्ट्री आपको उस जोन में ले जाती है जहां इम्पॉसिबल काम भी आसान लगने लगते हैं। यही वजह है कि टॉप एथलीट्स, साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स अपने बेस्ट रिजल्ट्स इसी अवस्था में देते हैं। कॉटलर कहते हैं कि हमारा ब्रेन और बॉडी कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहते हैं। जब आप किसी मीनिंगफुल गोल में पूरी इंटेंसिटी से लगते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट करता है, यानी फाइट और फ्लाइट से ग्रोथ एंड फ्लो मोड में। इस अवस्था में आपकी ब्रीथिंग, हार्ट रेट, हॉर्मोन्स सब सिंक हो जाते हैं। आपके अंदर एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो प्योर फोकस में कन्वर्ट हो जाती है। पीक परफॉर्मेंस का सीक्रेट सिर्फ मोटिवेशन या टैलेंट नहीं है, यह बायोलॉजी को समझना और उसका सही यूज करना है। अगर आप अपने दिमाग की केमिस्ट्री को समझ लें तो आप जान पाएंगे कि किस वक्त आपका ब्रेन किस फ्यूल पर काम करता है। उदाहरण के लिए, जब डोपामीन लेवल सही होता है तो फोकस नेचुरली बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है। लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए तो नोरेपिनेफ्रिन ओवरलोड हो जाता है और ब्रेन फ्रीज करने लगता है। इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। पीक परफॉर्मर्स अपनी बायोलॉजी के साथ लड़ते नहीं, उसे समझते हैं और उसके साथ काम करते हैं। वो जानते हैं कि कब पुश करना है और कब पॉज लेना है, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ एफर्ट से नहीं आती,
यह सही स्टेट ऑफ माइंड और सही केमिस्ट्री से आती है। कॉटलर कहते हैं, पीक परफॉर्मेंस कोई एक्सीडेंट नहीं, यह एक डिजाइन है। जब आप अपने ब्रेन के साइंस को समझकर काम करते हैं तो आप अपनी लिमिट्स को साइंटिफिकली एक्सपैंड कर सकते हैं, और यही वो नॉलेज है जो इम्पॉसिबल को प्रोसेस में बदल देती है। अब सवाल उठता है, जब हमारा ब्रेन और बॉडी इस तरह परफेक्टली अलाइंड है तो हमें अपनी डायरेक्शन कौन देता है? क्योंकि एनर्जी बिना डायरेक्शन के बिखर जाती है। यहीं आता है नेक्स्ट की, द पावर ऑफ गोल्स। चैप्टर 5, द पावर ऑफ गोल्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत किसी दिशा में नहीं जाती? वो दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा वो चाहते हैं। असल में मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस फर्क इस बात का होता है कि वो सही दिशा में लग रही है या नहीं, और यही दिशा तय करते हैं गोल्स। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि गोल सिर्फ एक टारगेट नहीं होता, ये हमारे दिमाग के लिए एक जीपीएस की तरह काम करता है। जब आपको साफ पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी दिशा में एनर्जी और अटेंशन लगाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर गोल वेग या अनक्लियर हो तो दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है, और यही कंफ्यूजन प्रोग्रेस को रोक देता है। लेखक बताते हैं कि गोल्स के 3 लेवल होते हैं, हाई हार्ड गोल्स, क्लियर गोल्स और डेली गोल्स। हाई हार्ड गोल वो होता है जो आपको डराए भी और एक्साइट भी करे, जैसे कोई इम्पॉसिबल सा ड्रीम। मुझे वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना है, या मुझे अपनी फील्ड में ग्लोबल इनोवेशन करना है। ऐसे गोल्स हमारे अंदर एड्रेनालिन और डोपामिन दोनों को एक्टिवेट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ बड़ा गोल बनाना काफी नहीं होता, क्योंकि ब्रेन को इमीडिएट क्लैरिटी चाहिए होती है। अभी मुझे क्या करना है? यहीं पर आते हैं क्लियर गोल्स। ये वो छोटे माइलस्टोन्स होते हैं जो आपके बड़े सपने तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। जब आप किसी बड़े गोल को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं तो दिमाग हर स्टेप पूरा करने पर डोपामाइन रिलीज करता है और आप नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। तीसरे होते हैं डेली गोल्स, यानी वो छोटे काम जो आज के दिन आपके बिगर मिशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब आप हर दिन अपने स्मॉल गोल्स पूरा करते हैं तो ब्रेन उन्हें सक्सेस सिग्नल्स के रूप में स्टोर करता है। धीरे धीरे ये छोटे सिग्नल्स आपके अंदर सक्सेस की आइडेंटिटी बना देते हैं। मैं वो इंसान हूं जो ठानता हूं वो पूरा करता हूं। कॉटलर कहते हैं कि सही गोल सेटिंग से ब्रेन के 3 सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, फोकस, रिवॉर्ड और लर्निंग। फोकस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, रिवॉर्ड सिस्टम आपको कंसिस्टेंट एनर्जी देता है, और लर्निंग सिस्टम हर असफलता से इनसाइट निकालना सिखाता है। जब ये तीनों साथ काम करते हैं तो परफॉर्मेंस नेचुरली पीक पर पहुंचती है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, आपके गोल्स जितने मीनिंगफुल होंगे, आपका ब्रेन उतनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि मीनिंगफुल गोल्स में पर्पस होता है, और पर्पस आपके नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। आपका दिमाग डर की जगह उत्साह से काम करता है, यानी सही गोल न सिर्फ दिशा देता है बल्कि आपकी बायोलॉजी को भी अपग्रेड कर देता है। कॉटलर कहते हैं, गोल्स आर द ब्रिज बिटवीन इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो हर चैलेंज एक स्टेप बन जाता है, हर स्ट्रगल एक पाथ। आपका माइंड डरना छोड़ देता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे कहां पहुंचना है। लेकिन अब सवाल यह है, जब हमारे पास मोटिवेशन और गोल्स दोनों हैं तो क्या चीज हमें रोकती है? क्यों हम फिर भी कभी कभी फोकस खो देते हैं, डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, या कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रख पाते? इसका जवाब है द पावर ऑफ फोकस एंड अटेंशन। चैप्टर 6, मास्टरिंग फोकस एंड अटेंशन। क्या आपने कभी किसी काम को शुरू करते वक्त महसूस किया है कि शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका माइंड भटकने लगता है? आपका फोन एक बार बजता है और कंसंट्रेशन टूट जाती है। आप वापस काम पर आते हैं, फिर कुछ मिनट बाद फिर वही साइकिल दोहराई जाती है। असल में आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन कोई आदत नहीं रही, ये एक डिजाइन बन चुका है। और अगर आप फोकस को मास्टर नहीं करते तो आप अपनी एनर्जी, टाइम और क्रिएटिविटी तीनों खो देते हैं। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि फोकस इज द करेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी अगर आप फोकस खोते हैं तो आप प्रोग्रेस खोते हैं। हमारा ब्रेन लिमिटेड अटेंशन के साथ काम करता है, इसलिए जो चीज सबसे ज्यादा अटेंशन खींचती है
वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगती है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट हमारे दिमाग को स्मॉल डोपामीन हिट्स देते हैं। ये डोपामीन हमें थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड तो करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस को कमजोर कर देता है। अब सवाल है, फोकस को साइंटिफिकली स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? कॉटलर के अनुसार इसके 3 फंडामेंटल रूल्स हैं: क्लैरिटी, एनवायरनमेंट और रिकवरी। सबसे पहले आती है क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको किस पर ध्यान देना है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली भटक जाएगा। इसीलिए हर दिन शुरू करने से पहले अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखें। जब ब्रेन को क्लियर टारगेट मिलता है, तो वो नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने लगता है। क्लियर गोल्स फोकस के लिए वैसे ही हैं जैसे जीपीएस नेविगेशन के लिए डेस्टिनेशन। दूसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट। आपका फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट आपके फोकस की क्वालिटी तय करता है। अगर आपके आसपास केओस है, तो आपका माइंड कांस्टेंट माइक्रो स्ट्रेस में रहेगा। कॉटलर कहते हैं, योर एनवायरनमेंट इज योर इनविजिबल प्रोडक्टिविटी चैप्टर्नर। इसलिए जब भी डीप वर्क करना हो, नोटिफिकेशंस बंद करें, डेस्क साफ रखें और ऐसे स्पेस में बैठें जहां आपका माइंड काल्म रह सके। तीसरा और सबसे अंडररेटेड एलिमेंट है रिकवरी। फोकस कोई मसल नहीं, लेकिन इसकी एनर्जी फाइनाइट होती है। ब्रेन जितना कॉन्सेंट्रेट करता है, उतना ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। अगर आप ब्रेक्स नहीं लेते, तो मेंटल फैटीग आपका फोकस डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए डीप वर्क के बाद स्मॉल पॉजेस लेना जरूरी है। 5 मिनट ब्रीदिंग ब्रेक, शॉर्ट वॉक या स्ट्रेचिंग, ये छोटे रीसेट्स आपके अटेंशन को रिचार्ज करते हैं। कॉटलर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म फोकस का सीक्रेट डिसिप्लिन नहीं, रिदम है। आपको अपने काम की रिदम पहचाननी होगी। कब आप सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं, कब आपके एनर्जी डिप्स आते हैं। अगर आप अपने फोकस साइकिल्स को समझकर काम करते हैं, तो आप दिन भर पीक परफॉर्मेंस में रह सकते हैं। फ्लो और फोकस एक दूसरे के साथ ही हैं। फ्लो तब तक नहीं आता जब तक फोकस स्टेबल ना हो, और फोकस तब तक परफेक्ट नहीं होता जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को डिजाइन से बाहर ना कर दें। अब सोचिए, जब आपने फोकस को कंट्रोल करना सीख लिया, तो क्या चीज है जो अब भी आपको रोकती है? क्यों हम कई बार कुछ नया करने से पहले डर जाते हैं, रिस्क लेने से बचते हैं या कंफर्ट जोन से बाहर आने में हिचकिचाते हैं? इसका जवाब है फियर एंड रिस्क। चैप्टर 7, फियर एंड रिस्क, टर्निंग स्ट्रेस इनटू पावर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई बड़ा मौका आपके सामने था, लेकिन डर ने आपको रोक लिया? आप जानते थे कि यह कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है, फिर भी आपने हिचकिचाकर उसे छोड़ दिया। हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन यही डर अगर सही तरीके से समझा जाए, तो वही ऊर्जा बन सकता है जो आपको असंभव तक ले जाए। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर कंपस। यानी डर कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक दिशा सूचक है। जहां डर है, वहीं ग्रोथ है। क्योंकि डर हमेशा उस जगह जन्म लेता है जहां आपके कंफर्ट जोन की सीमा खत्म होती है। जब आप किसी चीज से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां कुछ ऐसा है जो आपके अंदर की क्षमता को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं साइंस की। जब आप डर महसूस करते हैं, तो आपके ब्रेन का अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। यह आपका थ्रेट डिटेक्शन सेंटर है, जो आपके शरीर में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू करता है। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है और ब्लड आपकी मसल्स की तरफ जाता है। यह सब इसीलिए होता है ताकि आप तेजी से एक्शन ले सकें। प्रॉब्लम यह है कि हम इस एनर्जी को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हम इसे खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि यह असल में परफॉर्मेंस एनर्जी होती है। कॉटलर कहते हैं, इफ यू कैन कंट्रोल योर फियर, यू कैन कंट्रोल योर परफॉर्मेंस। यानी डर को दबाने की नहीं, उसे हार्नेस करने की जरूरत है। टॉप परफॉर्मर्स डर से भागते नहीं, बल्कि उसे एक्साइटमेंट की तरह यूज करते हैं। क्योंकि डर और एक्साइटमेंट की फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री लगभग एक जैसी होती है। अंतर सिर्फ इंटरप्रिटेशन का होता है। अगर आप सोचें मैं डर रहा हूं, तो बॉडी थ्रेट महसूस करती है। अगर आप सोचें मैं एक्साइटेड हूं, तो वही एनर्जी आपको फोकस देती है। रिस्क और फियर हमेशा साथ चलते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे, तो आप कंफर्ट जोन में हैं और वहां ग्रोथ नहीं होती। लेकिन स्मार्ट रिस्क टेकिंग का मतलब है
कि आप तैयारी के साथ अज्ञात में कदम रखें। इम्पॉसिबल हासिल करने वाले लोग ब्लाइंड जंप्स नहीं लगाते, वो कैलकुलेटेड लीप्स लेते हैं। वो जानते हैं कि हर डर एक सिग्नल है जहां उन्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। कॉटलर बताते हैं कि जब आप डर का सामना बार बार करते हैं तो ब्रेन उस फियर रिस्पॉन्स को रिवायर करने लगता है। एमिगडाला शांत होने लगती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। यानी आप पैनिक मोड से परफॉर्मेंस मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं फियर एडेप्टेशन। आप डर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और वही चीज जो कभी ऑब्स्टिकल थी अब आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो अगली बार जब डर महसूस हो तो उससे भागिए मत, उसे ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डर हमेशा उस दिशा में इशारा करता है जहां आपके अगले लेवल की शक्ति छिपी है। अब जब आपने डर को एनर्जी में बदलना सीख लिया तो अगला कदम है इस एनर्जी को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में बदलना, क्योंकि मोमेंटरी करेज से आप शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए चाहिए एक चीज, ग्रिट। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ ग्रिट एंड रेजिलियंस। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानता? वो हर असफलता के बाद और मजबूत होकर उठता है, जैसे उसके अंदर कोई ऐसी ताकत हो जो टूटने नहीं देती। वो ताकत है ग्रिट, और इसे समझना असंभव को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी कदम है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, ग्रिट इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। यानी असली ताकत एक दो दिन की मेहनत में नहीं, बल्कि उस लंबे संघर्ष में होती है जहां आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हर दिन छोटे कदम उठाते हैं, भले ही वो दिन आसान ना हो। ग्रिट कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक ट्रेन्ड माइंडसेट है। हमारा ब्रेन कंसिस्टेंसी के जरिए रीवायरिंग करता है। जब आप किसी मुश्किल चीज पर लगातार काम करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स उस स्किल से जुड़ी पाथवेज को मजबूत करते हैं। इसीलिए जो लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं वो इवेंचुअली एफर्टलेस लगने लगते हैं। वो अब स्किल नहीं सीख रहे होते, वो स्किल बन चुके होते हैं। लेकिन ग्रिट केवल फिजिकल एफर्ट नहीं, मेंटल रेजिलियंस का भी दूसरा नाम है। रेजिलियंस का मतलब है कठिनाई को स्वीकार करना और फिर भी आगे बढ़ना। जब आप असफल होते हैं तो आपका ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आप हार मान लें तो ये हार्मोन आपको और कमजोर कर देता है। लेकिन अगर आप कामली उस स्थिति को हैंडल करते हैं तो ब्रेन नए कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करता है। यानी हर बार की असफलता आपके नर्वस सिस्टम को और मजबूत बनाती है। कॉटलर बताते हैं कि ग्रिट 3 लेयर्स में बनती है, मोटिवेशन, हैबिट और मीनिंग। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराती है, हैबिट वो सिस्टम बनाती है जो आपको हर दिन डिसिप्लिन में रखता है, और मीनिंग वो रीजन देता है जिससे आप मुश्किल वक्त में भी टिके रहते हैं। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। इसीलिए सबसे सफल लोग सेटबैक्स को फेलियर नहीं, फीडबैक मानते हैं। वो हर गिरावट से सीख निकालते हैं और अपने अप्रोच को रिफाइन करते जाते हैं। उनके लिए हर कठिनाई एक टीचर होती है, हर रुकावट एक नया लेसन। कॉटलर कहते हैं, रेजिलियंस इज द मसल दैट मेक्स द इम्पॉसिबल अचीवेबल। यानी अगर आप बार बार गिरकर भी उठ सकते हैं तो दुनिया में कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। ग्रिट और रेजिलियंस सिर्फ आपको टफ नहीं बनाते, ये आपको फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं। आप इमोशनल स्टेबिलिटी सीखते हैं, आप प्रेशर में भी शांत रहना सीखते हैं, और सबसे जरूरी, आप भरोसा रखना सीखते हैं। भरोसा इस बात पर कि अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन असंभव भी झुक जाएगा। अब जब आपने कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस की कला समझ ली तो अगला कदम उतना ही महत्वपूर्ण है, रिकवरी। क्योंकि बिना रिकवरी के ग्रिट भी थक जाता है। पीक परफॉर्मर्स सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो सही वक्त पर रिचार्ज भी करते हैं। यही बैलेंस उन्हें लंबे समय तक अनस्टॉपेबल बनाए रखता है। चैप्टर 9, द रिकवरी इफेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में लोग 18 घंटे काम करते हैं, कई बार नींद तक छोड़ देते हैं, फिर भी वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा अचीव कर लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, रिकवरी। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, रिकवरी इज नॉट रेस्ट, इट्स प्रिपरेशन। यानी आराम का मतलब आलस नहीं,
बल्कि परफॉर्मेंस के अगले स्तर की तैयारी है। हमारा ब्रेन और बॉडी लगातार एनर्जी खर्च करते हैं और अगर हम उन्हें रिचार्ज नहीं करते तो वो बर्नआउट मोड में चले जाते हैं। कोई भी मशीन अगर लगातार चले तो ओवरहीटिंग शुरू हो जाती है। वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम भी ओवरहीट होने लगता है। फ्लो, फोकस और ग्रिट तब तक काम करते हैं जब तक बॉडी और माइंड के पास फ्यूल हो। कॉटलर बताते हैं कि रिकवरी साइंस बेस्ड है। जब आप आराम करते हैं तो आपके ब्रेन में ग्लिम्फेटिक सिस्टम नाम का प्रोसेस एक्टिवेट होता है। यह सिस्टम वेस्ट टॉक्सिन्स को साफ करता है और न्यूरॉन्स को रिपेयर करता है, जिससे लर्निंग और मेमोरी दोनों इंप्रूव होते हैं। यानी असली ग्रोथ तब होती है जब आप सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं। रिकवरी के 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं: स्लीप, एक्टिव रेस्ट और माइंड रीसेट। सबसे पहले आता है स्लीप। कॉटलर कहते हैं कि डीप स्लीप वो टाइम है जब आपका ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन बैलेंस करता है। अगर आप नींद से समझौता करते हैं तो आपका फोकस, क्रिएटिविटी और इमोशनल कंट्रोल गिरने लगता है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप कोई लग्जरी नहीं बल्कि बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। दूसरा पिलर है एक्टिव रेस्ट। इसका मतलब सिर्फ कुछ न करना नहीं बल्कि ऐसा एक्टिविटी करना जो आपको रिचार्ज करे। वॉक लेना, म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन या लाइट एक्सरसाइज, ये सब आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो स्ट्रेस को कम करता है और एनर्जी को रिस्टोर करता है। एक्टिव रेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ब्रेन को बोर्डम से बचाकर रिचार्ज करता है। तीसरा पिलर है माइंड रीसेट। हर दिन कुछ मिनटों का मेंटल साइलेंस आपके दिमाग के सर्किट्स को रीसेट करता है। जब आप हर दिन कुछ समय के लिए सिर्फ ब्रीदिंग या ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत होता है। इससे आपकी क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस दोनों बढ़ते हैं। कॉटलर बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स रिकवरी को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी वो प्रैक्टिस को लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिकवरी बिल्ड्स रेडीनेस। अगर आप लगातार पुश करते रहेंगे तो बॉडी एग्जॉस्शन और माइंड कंफ्यूजन में फंस जाएगा। लेकिन अगर आप रिकवरी को चैप्टर ऑफ परफॉर्मेंस बना लेते हैं तो आपका फोकस और क्रिएटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस: फ्लो और परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन है, जबकि रिकवरी ब्रेक है। अगर ब्रेक ना हो तो एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं। पीक परफॉर्मेंस उन्हीं को मिलती है जो एक्सेलरेट और ब्रेक दोनों सही समय पर लगाना जानते हैं। अब जब आपने सीखा कि कैसे रिकवरी आपकी परफॉर्मेंस को सस्टेन करती है, तो आखिरी कदम है सबको एक साथ जोड़ना, क्योंकि असली मास्टरी तब आती है जब आप इन सभी प्रिंसिपल्स माइंडसेट, फ्लो, मोटिवेशन, बायोलॉजी, फोकस, फियर, ग्रिट और रिकवरी को एक सिंगल लाइफस्टाइल में बदल देते हैं। चैप्टर 10, बिकमिंग लिमिटलेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में हर बार जीत क्यों जाते हैं? वो चाहे कोई भी फील्ड हो, बिजनेस, स्पोर्ट्स या क्रिएटिविटी, वो हर जगह एक्सेलेंस के नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि ऐसे लोग बॉर्न गिफ्टेड नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपने अंदर एक सिस्टम डेवलप किया होता है, एक प्रोसेस जो असंभव को उनका नया नॉर्मल बना देता है। इसे कहते हैं बिकमिंग लिमिटलेस। लिमिटलेस बनने का मतलब सुपर ह्यूमन बनना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के पोटेंशियल को पूरी तरह एक्टिवेट करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो सब पहले से मौजूद है जो हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। बस हमें उसे जागरूक तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। कॉटलर कहते हैं, एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट ऑफ बायोलॉजी। यानी अगर आप अपनी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और फोकस को समझ लें तो आप हर क्षेत्र में पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच सकते हैं। बिकमिंग लिमिटलेस का पहला कदम है इंटीग्रेशन। अब तक आपने सीखा कि पॉसिबिलिटी माइंडसेट कैसे सोच बदलता है, फ्लो स्टेट कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाता है, मोटिवेशन कोड आपको एनर्जी देता है और रिकवरी कैसे उस एनर्जी को सस्टेन करता है। लिमिटलेस बनने का मतलब है इन सबको एक साथ इस्तेमाल करना। जब आप सही माइंडसेट के साथ फोकस्ड एक्शन लेते हैं तो फ्लो अपने आप आता है। जब फ्लो आता है तो मोटिवेशन बढ़ती है। जब मोटिवेशन बढ़ती है तो ग्रिट और परसिस्टेंस मजबूत होते हैं। और जब ग्रिट को रिकवरी का सपोर्ट मिलता है तो परफॉर्मेंस टिकाऊ बनती है।
यही है हाई परफॉर्मेंस का क्लोज्ड लूप सिस्टम। कॉटलर कहते हैं कि इम्पॉसिबल हासिल करने वाले लोग कभी सिर्फ गोल्स के पीछे नहीं भागते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी, क्यूरियोसिटी और पर्पस उन्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं। उनके लिए जीत का मतलब किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर दिन इवॉल्व होना है। लिमिटलेस बनने के लिए आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, बस प्रोग्रेस चाहिए। रोज की छोटी छोटी जीतें जो आपके ब्रेन को ट्रेन करती हैं कि मैं कर सकता हूं। अब बात करते हैं साइंस की। जब आप लगातार चैलेंज और रिकवरी के बीच बैलेंस रखते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम अडेप्टेबिलिटी डेवलप करता है। आपका ब्रेन स्ट्रेस को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना सीखता है। यही वो रिवायरिंग है जो आपको मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जहां डर और डाउट भी आपके अलाइज बन जाते हैं। लिमिटलेस बनने का दूसरा सीक्रेट है आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी मानते रहेंगे तो आपके डिसीजंस भी ऑर्डिनरी होंगे। लेकिन जब आप खुद को कैपेबल, क्रिएटिव और स्ट्रांग मानना शुरू करते हैं तो आपका माइंड उसी के अनुसार काम करने लगता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में एनर्जी भेजता है जहां हम विश्वास करते हैं कि हम बिलोंग करते हैं। इसलिए खुद से कहिए, आई एम नॉट लिमिटेड बाय माई पास्ट, आई एम डिफाइंड बाय माई पोटेंशियल। कॉटलर कहते हैं कि लिमिटलेस माइंडसेट में जीना मतलब हर दिन खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाना, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती। जब आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो थोड़ा मुश्किल लगता है तो आपका ब्रेन लगातार इवॉल्व होता है, और यही एवोल्यूशन आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लिमिटलेस बनने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि उन सपनों को सिस्टमैटिक तरीके से रियलिटी में बदलना है। माइंडसेट से शुरुआत होती है। फ्लो आपको स्पीड देता है, मोटिवेशन आपको एनर्जी देता है, फियर आपको डायरेक्शन देता है, ग्रिट आपको स्ट्रेंथ देता है, और रिकवरी आपको सस्टेनेबिलिटी देती है। जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल डजंट मीन यू कांट डू इट, इट ओनली मीन्स यू हैवंट डन इट येट। यानी हर असंभव चीज आपके अगले लेवल का दरवाजा है, आपको बस वो दरवाजा खोलने की हिम्मत रखनी है। तो याद रखिए, लिमिटलेस वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूती से उठते हैं। और यही है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की असली सीख, कि अगर आप अपने अंदर के साइंस को समझ लें तो आपकी जिंदगी का हर इम्पॉसिबल धीरे धीरे आपका नया पॉसिबल बन जाता है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यह सिखाती है कि असली सीमाएं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो हम अपने ही दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं क्यों नहीं, तो पूरा यूनिवर्स हमारे साथ काम करना शुरू कर देता है। कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल कोई दीवार नहीं, एक दरवाजा है। बस फर्क इतना है कि उसे खोलने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं, और जो उस दरवाजे को खोल देते हैं वो अपनी जिंदगी के ऑथर खुद बन जाते हैं। अगर आप भी अपनी लिमिट्स को तोड़कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में वो लेवल हासिल करना चाहते हैं जो आज आपको इम्पॉसिबल लगता है, तो आज से खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए कि आप कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जो हर इम्पॉसिबल दरवाजा खोल देती है। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट हम जैसे क्रिएटर्स को और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी अपनी सोच की सीमाएं तोड़ सके। और हाँ, अगर आपने अब तक बेटर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी जिंदगी तीनों को बेहतर बनाती हैं। याद रखिए दोस्तों, बेटर माइंड मीन्स बेटर लाइफ। और अगर आपने अपने माइंड को मास्टर कर लिया तो इम्पॉसिबल शब्द आपकी डिक्शनरी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।